गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2026 का बजट पेश किया है। इस बजट में इस बार टैक्स पेयर के लिए कोई नया ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया हुआ है। बजट 2026 को अगर समग्र रूप से पैराग्राफ में समझें तो ये सरकार की उस रणनीति को दिखाता है जिसमें वह तात्कालिक राहत के बजाय लंबी अवधि की विकास योजना पर ज्यादा भरोसा कर रही है। वित्त मंत्री ने पूंजीगत खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए साफ संकेत दिया है कि ग्रोथ का रास्ता बड़े प्रोजेक्ट से निकलेगा। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इसको जानने के लिए हमने बात की चार्टर्ड अकाउंटेंट मयंक जैन व भाजपा जिला उपाध्यक्ष हितेश शुक्ला से। तो आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, किस हिसाब का बजट है और ये कितना कारगर साबित होगा आने वाले समय में? माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट 2026 जो प्रस्तावित किया है वो मुख्यतः उनने जो अपने नया पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है उनके 3 स्तंभ है, उन तीनों स्तंभ को ध्यान रखते हुए जिसमें एक्सीलरेशन और सस्टेन ग्रोथ, जो आज भारत अपना प्रगतिशील भारत प्रगति पे चल पड़ा है, उसको ग्रोथ को अपन सस्टेन रख पाएँ, प्लस जो अपने लोगों की आकांक्षा हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ, और सबका साथ सबका विकास, इन तीनों मुद्दों के ऊपर उन्होंने इस बार बजट रखा है। आम पब्लिक के हिसाब से ये बजट कैसा है? आम पब्लिक को तो सीतारमण जी पहले ही सौगात दे चुकी है 12 लाख की आय सीमा करके। जनरली हर व्यक्ति अपना टैक्स को कहीं ना कहीं बचाना चाहता है ताकि वो ज़्यादा बचत करके और कंजम्पशन में ज़्यादा स्पेंड कर पाए। तो जो 12 लाख का जो उन्होंने लिमिट करी थी उसका मूलतः अब इम्प्लीमेंटेशन होएगा, तो उससे लोगों को कहीं ना कहीं कर में बचत होगी और ये हमारे कंजम्पशन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं सहयोग बनाएगा। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी सीतारमण जी ने बहुत सारे नए सेक्टर्स पकड़े हैं, जिससे मुख्यतः अखरोट और काजू, अन्नदाता जिनकी आय को बढ़ाने का भी लक्ष्य गवर्नमेंट कब से लेके चल रही है, उसमें पुराने जो हमारे खेती की पद्धति थी उसको हटा के और उन्होंने लो यील्डिंग क्रॉप्स को हटा के नए कल्टीवेशन की तरफ जोर दिया है, जिसमें अखरोट, नट्स, केशू, इनकी खेती पे उन्होंने थोड़ा जोर दिया है। साथ ही जो सब्सिडी है लोन की, वो उन्होंने वेटनरी हॉस्पिटल्स और वेटनरी एजुकेशन पे स्ट्रेस देते हुए उनको बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने सब्सिडी की घोषणा करी है। साथ ही रोड मैप बनाया है ग्रोथ के लिए, मेन ट्रांसपोर्टेशन पर उन्होंने इस बार फोकस किया है कि जो भारत में अपन इतनी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द अपन कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दी जाए और ट्रांसपोर्ट को सुचारू किया जाए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बूस्ट पैकेज दिया है। साथ ही फार्मा भी उन्होंने इस बार फोकस दिया है, जिसमें 10,000 करोड़ का एलोकेशन करा है फार्मा सेक्टर्स के लिए। साथ ही बहुत बड़ी चीज़ जो सीतारमण जी ने घोषणा करी है, जो सब लोग ध्यान देने लायक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो उसके लिए दुनिया सब सेमीकंडक्टर के लिए लड़ाई लड़ रही है, चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार 40,000 करोड़ का पैकेज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मिशन के लिए दिया है सीतारमण जी ने, जो कि एक बहुत ही कारगर स्टेप साबित होगा अपने विकसित भारत को बनाने के लिए। और सीतारमण जी ने इस बार दिव्यांगजनों के लिए भी एक अच्छी स्कीम घोषणा करी है, जो इनकी संस्था एलिम को उसको प्रोडक्टिव इंसेंटिव्स देंगे ताकि दिव्यांगजन अपने कौशल का और अपन पैरों पे ज़्यादा अच्छे से खड़े रह पाएँ। साथ ही उनने ये भी घोषणा करी है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर को जो है वो बूस्टअप किया जाए, ताकि जो हमारे एक्सीडेंट्स को बढ़ावा मिल रहा है उनको हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही सुविधा उपलब्ध हो जाए, उसके लिए भी उनने इस बार कुछ स्टेप्स लिए हैं। रोजगार को लेकर भी उन्होंने कुछ, मैं पड़ोसी ईज़ ऑफ डूइंग और ईज़ ऑफ लिविंग में सीतारमण जी ने 2-3 बड़ी घोषणाएं करी है, जिसमें बाहर जो घूमने विदेश जाते थे जिस पर रेमिटेंस किया जाता था उस पर TDS लगाया गया था। उस TDS को उनको रेट को 5% से 2% पे कर दिया गया है। साथ ही जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर रेमिटेंस करते थे LRS स्कीम में, उस रेट को भी उन्होंने 2% पे कर दिया है। साथ ही उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग पे जो कि STT लगता था वो 0.02% से 0.05% कर दिया है, जिस कारण मार्केट प्रभावित भी हुआ है। और इसके अलावा सीतारमण जी ने TDS में एक तो विदेशी नॉन रेसिडेंट को जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे TDS काटना पड़ता था, उसके लिए उनको एक 10 नंबर लेना पड़ता था, टेम्पररी अकाउंट नंबर,
उस प्रावधान को हटाते हुए सीधा उनने पैन नंबर से लिंक कर दिया कि अब आप जिस व्यक्ति के साथ इंडिया में व्यवहार कर रहे हैं उसका पैन पे अपन TDS काट सकते हैं। तो कुछ ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्क पे ये कुछ घोषणाएं करी है जो कि आने वाले समय में बहुत ही राहत देगी लोगों को टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यही आशा करूंगा कि ये जितनी भी ये विकसित भारत के लिए आज गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और फंड एलोकेट किए हैं वो संभवतः आने वाले अपने इंडिया को जो 3rd नंबर पोजीशन पे लाना है उसमें सभी कारगर और सहयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। सर, आज केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर भी एक कार्यक्रम किया था मंदसौर शहर में। क्या इस बार योजना बजट में आई है? देश का जो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को आज प्रस्तुत हुआ है, इस बजट की महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाली निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। और अगर हम इस बजट को 1-2 पंक्तियों में कहना चाहें तो ये बजट ऐसा बजट है जो भारत को भारत की जड़ों से जोड़ते हुए इसके अंदर रोजगार किस प्रकार से अधिकतम भारतीयता को बढ़ावा देते हुए पैदा किए जा सके, चाहे ट्रेडिशनल उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसमें जो कॉरिडोर स्थापना की बात की है, वहीं तीर्थाटन के दौरान जो गाइड होते हैं उनको प्रशिक्षण देकर के रोजगार और विभिन्न व्यापार बढ़ावा देने की बात की है। इसी तरह से खाद्य उद्योग हो या मतलब नारियल और काजू को बढ़ावा देने की बात हुई है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से लगा के भारत की सुरक्षा तक सारे मुद्दों पर सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार किया। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चर्चा हुई है उसके अंदर भी भारतीयता से जोड़ते हुए आयुर्वेद को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए कैंसर की दवाइयों के भाव कीमत कम करते हुए और नशे के विरोध में जो सरकार आरंभ से रही है उसी रणनीति का पालन करते हुए नशेली जो वस्तुएं हैं, धूम्रपान की जो वस्तुएं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। बाकी युवाओं को केंद्रित रखते हुए, महिलाओं को केंद्रित रखते हुए और भारत और भारतीयता से जोड़ने वाला, रोजगार उत्पादन करने वाला ये बजट है। टैक्सेशन पे कई लोगों का ये मतलब मांग थी कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी और कई चीज़ों में कीमतें कम होगी, लेकिन उसके ऊपर कोई घोषणा नहीं हुई है। ये जो बजट मैंने कहा ना, विशेष रूप से रोजगार सृजन करने वाला बजट है। अभी टैक्स रिफॉर्म करके पिछले कुछ माह पहले ही सरकार ने GST कम करके और विभिन्न प्रकार की राहत पहले ही सरकार दे चुकी है। उस रिफॉर्म्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कई सारे टैक्स वसूले जाते हैं, उस रिफॉर्म को कम करके उसके अंदर और सुधार कैसे किए जाएं, टैक्स प्रक्रिया की जटिलता को ख़त्म करते हुए टैक्स प्रक्रिया को सरल कैसे किया जाए, विदेशों से जो पैसा कमा करके लोग लाते हैं उनके उस पैसे को सरलीकरण प्रक्रिया से भारतीय मुद्रा में कैसे रूपांतरित किया जाए, उसको सरल रूप से उनको बिना कठिनाई के 1 नंबर में कैसे किया जाए, इसके लिए भी सरकार एक अधिनियम लाने वाली है। इस प्रकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे देश को जोड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेन की योजनाएं इसके अंदर बड़ी संख्या में है, जो कार्गो को लेकर के विशेष नीति सरकार बनाने वाली है। और जो 3 नए एम्स लाने वाली है, आयुर्वेद के एम्स सरकार आरंभ करने वाली। तो कुल मिलाकर के सरकार का पूरा ध्यान इस बजट के अंदर आत्मनिर्भर भारत के अभियान को लेकर के है। 2014 के पहले की अगर हम बात करें, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय रेल बजट अलग आता था और रेल बजट में हर बार मंदसौर शहर और आसपास के लोग ये अनुमान लगाते थे कि यहाँ पर कुछ नई ट्रेन मिलेगी। और जब मोदी सरकार आई है उसने इसी आम बजट के अंदर रेल बजट को भी इंक्लूड कर दिया है। तो क्या इस संसदीय क्षेत्र को कोई नई ट्रेन की सौगात मिली है? देखो, अंग्रेज़ों के ज़माने की जितनी परंपराएं थी, उन ऐसी तमाम परंपराओं को मोदी सरकार ने बंद करते हुए, क्योंकि एक देश है तो एक ही बजट होना चाहिए। रेलवे भारत से बाहर तो है नहीं कि भारत के बजट के अलावा वो आरंभ हो, तो उस परंपरा को तोड़ते हुए एक बजट एक देश की भावना से ये बजट आरंभ किया गया था। और मध्य प्रदेश को लेकर के जहाँ तक बात है कि अभी उसका अध्ययन जारी है, लेकिन उसमें बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को, जो बाकी देश भर के सारे स्टेट से अधिक लाभ और सौगातें इस मध्य प्रदेश को इस बजट के अंदर दी है। कई गुना अधिक जो सौगातें, मतलब करोड़ों की सौगातें मध्य प्रदेश को मिली है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मंदसौर की जो प्रस्तावित 2-3 रेलवे परियोजनाएं हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित रहेंगी।